क्या सिंधु सभ्यता का पतन होने के बाद सारी सभ्यता ही समाप्त होगी? जीवन ही समाप्त हो गया, व्यक्ति बचे ही नहीं, समाज बचा ही नहीं? यदि ऐसा था तो फिर बाद वाला समाज कहाँ से आया? वैदिक सभ्यता कहाँ से आई? वो लोग कहाँ से आए? वो बस्तियां कहाँ से आई? तो इसके बाद भी बहुत सारी सभ्यताएं, कुछ संस्कृतियां थीं, कुछ ग्रामीण बस्तियां थीं, कुछ स्थल थे जिन्हें उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल बोला जाता है। इन स्थलों को, और ये कहाँ कहाँ पर थे, इन्हें मैप पर हम लोकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का आज पतन समझ लेते हैं। इसके पतन को लेकर सभी बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है, और अनुमान के आधार पर जो सबसे ज्यादा मत है वो बाढ़ को लेकर है, कि यहाँ पर बाढ़ आई होगी, ये सर्वमान्य मत है। लेकिन किस किस इतिहासकार ने क्या कहा, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, आज हम सिंधु सभ्यता को समाप्त करने वाले हैं, ये पूरी सीरीज को। आप लोगों को इंतजार भी होगा कि इस सीरीज में हमने काफी सारी वीडियोज बना ली हैं, तो क्योंकि हमें डिटेल में समझना है, पूरा अच्छे से समझना है, इसलिए हमने ये सब किया। तो हमने अभी तक सिंधु सभ्यता में सारी चीजों को देखा, और जैसे कि हर चीज को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि सबसे पहले नाम को लेकर कई सारे नाम हैं, इसकी खोज अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय पे की। ये कहाँ के निवासी थे, इतिहासकारों ने अलग अलग बताया। उनमें से सर्वमान्य किसको माना गया? मेसोपोटामिया से इसकी तुलना हमने देखी, अलग अलग इतिहासकारों ने इसका समय अलग अलग बताया, क्या समय माना गया, ये सब हमने कर लिया। इसके काल विभाजन को समझ लिया, इसके इसके पहले के स्थलों को समझ लिया, हड़प्पा से पहले जो ग्रामीण बस्तियां थी वो हमने समझ लिया। हड़प्पा के बाद कौन सी बस्तियां आएंगी उन्हें अब अभी हम समझेंगे। तो ये, इन्हें भी मैप पर लोकेट किया था हमने, इनके विस्तार को समझा, इनका विस्तार के साथ पुरातात्विक स्थलों को उनके क्षेत्रों के अनुसार समझा। अब देखिए, ये हमने क्षेत्रों के अनुसार, उनके देश और राज्यों के अनुसार समझ लिया है। इसके अलावा हमने जस्ट अभी, इससे पहली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, इन्हें अलग अलग स्थल को, जैसे कि राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूत्रा, इन्हें अलग अलग डिटेल में इनके प्रमाणों के साथ भी समझा है। योजना, यहाँ पर नगर विभाजन, उनके अपवाद, मकान, उनके अपवाद, समाज, कृषि, पशुपालन, कौशल, लिपि, ये सारी चीजें, मृदभांड, राजनीति, उनका धार्मिक जीवन, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। इसके अलावा उनका आर्थिक जीवन, व्यापार विनिमय, आयात निर्यात, इन सबको हमने मैप पर समझ लिया है। अब हमने इससे जस्ट पहली वीडियो में, पहली क्लास में एक डिटेल रिव्यू किया, जिसमें हमने ये चीजें, देखो ये हमने पहले ही समझ ली थी, इनके स्थलों को पहले ही समझ लिया था, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में इनके विशेषताओं के साथ साथ यहाँ से मिले प्रमाणों को देखा। ठीक है, इतने सारे प्रमाण जैसे कि हड़प्पा से मिले हैं, ये सभी मैप पर भी देखे। ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्रमाण हैं, इन्हें इतने सारे प्रमाण मिले हैं, इन्हें समझा, वहां से क्या स्थल है और वहां से क्या चीजें मिली हैं, इन्हें एक एक करके देखा, समझा, इनकी क्या विशेषताएं हैं। ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। जैसे लोथल है, लोथल से इतनी सारी चीजें मिली हैं, इतने सारे प्रमाण मिले हैं उसके विशेषता के बारे में। ये लोथल, बंदरगाह और ये सब हुए, जल प्रबंधन, मिट्टी के बर्तन, समाधि, ये धोलावीरा, धोलावीरा से मिलने वाले प्रमाण, ये सभी हमने देखे। चौहुदड़ो, कालीबंगा, इनसे मिलने वाले प्रमाण, बनावली, राखीगढ़ी, कोटदीजी, रंगपुर, ये सब हमने देख लिया है। और ये अलग अलग क्षेत्र विस्तार के आधार पर ये भी हमने देख लिया, अन्य भी देख लिए। चलिए, आज हम इसको करने वाले हैं। इससे पहले की सारी, इस हड़प्पा सीरीज की सारी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये लॉजिकली जिस तरह से मैंने समझाया है, दिमाग में डाला है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके और आगे बढ़ाइएगा। सारथी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और बाकी लोगों को भी जोड़िए। चलिए, यहाँ देखते हैं। आज की वीडियो में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने डिटेल में लेने की जगह सबसे पहले उसको ही बता दिया। 2 मिनट हमारे निकल चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं, देखिए, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव, इन लोगों ने क्या बोला कि ये जो सभ्यता है इसका पतन बाढ़ के कारण हुआ है। पतन क्या हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाती है, उसके बाद वैदिक सभ्यता, एक नई सभ्यता इसी स्थान पर आती है। हम कैसे गए कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई और एक नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता आई? तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये जो नगर, इनका नगर पैटर्न हमें मिला है वो नगरीय मिला है, मतलब एक नगरीय नगरीय आवास मिले हैं। और जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण आवास है। इनके बर्तन अलग तरह के, उनके अलग तरह के, इनका समाज अलग तरह का, उनका अलग तरह का, बहुत सारी चीजों में यहाँ पर भिन्नता है।
इनके धार्मिक जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में, इनकी कब्रों में अलग अलग भिन्नताएं हैं, ठीक है, उस आधार पर। तो यहाँ पर ये बोलते हैं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और एस आर राफ, ये कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, वो मैं बता रहा हूँ। ये बोलते हैं कि ये बाढ़ के कारण नष्ट हुई थी और ये सर्वमान्य तथ्य है। मतलब सबसे ज्यादा यही माना जाता है कि हाँ, यहाँ पर कोई बाढ़ आई होगी और उसकी वजह से ये तबाह हो गया होगा। अब ये बाढ़ क्यों आई होगी? तो देखो, अभी भी बाढ़ अगर आती है तो वहां से बाढ़ अपने साथ मिट्टी लाती है। जैसे हम केदारनाथ प्रलय देख सकते हैं, पूरा सब कुछ तबाह कर दिया। अगर अभी भी टिहरी बांध या कोई बांध टूट जाए तो वहां पर सब कुछ तबाह होता चला जाएगा। सब जगह मिट्टी ही मिट्टी जम जाएगी। जहां पर अभी हम रह रहे हैं उसके ऊपर हो सकता है कि कई मीटर ऊपर तक मिट्टी जम जाए। तो ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है कि ये लोग बांध बना के रखते हों बड़े बड़े और वो टूटे हों, जैसा कि मोहनजोदड़ो मूवी में भी दिखाया गया है ना। तो इस तरह का कुछ रहता होगा। तो ये कुल मिलाकर बाढ़ के कारण नष्ट हुई। इनके जॉन मार्शल बोलते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता थी और भूकंप के कारण, ठीक है। प्रशासनिक शिथिलता मतलब इनका प्रशासन जो था, नगर प्रशासन, वो शिथिल पड़ गया था। वो काम करना विलासी हो गए थे या आलसी हो गए थे, उस वजह से ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे समाज आपस में ही बर्बाद होते चला गया, ठीक है। तो उसको याद रखना है कि जॉन मार्शल ये भी बोल रहे हैं बाढ़ के कारण, और ये भी बोल रहे हैं भूकंप आया होगा या प्रशासनिक शिथिलता भी रही होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड क्या बोल रहे हैं कि विदेशी और आर्यों के आक्रमण। ये सारे फैक्ट भी कुछ जरूरी होते हैं, ध्यान रखना है, लेकिन ये सर्वमान्य तथ्य है। तो मार्टिमर व्हीलन और गार्डन चाइल्ड क्या बोल रहे हैं कि विदेशी लोग आए थे या फिर आर्य आए थे। आर्य वही जो वैदिक सभ्यता वाले लोग हैं, और उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया और ये खत्म कर दिए और अपनी सभ्यता रहने लगी। बाकी जो बचे उन्हें अपना गुलाम के तरीके से रख लिया। तो ये ऐसा बोल रहे हैं। अमलानंद घोष और आर एल स्टाइन क्या बोलते हैं जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन हुई, जैसा कि पहले माना भी जाता है कि पुराने समय में हिमयुग और फिर उष्ण युग आते हैं। तो वैसे ही जलवायु परिवर्तित होती है और उसके कारण ये उस जलवायु को सहन नहीं कर पाते, वहन नहीं कर पाते, उसको झेल नहीं पाते, तो उसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन इनके तर्कों का खंडन होता है, अलग अलग तरीके से किया गया है। जैसे कि ये, अगर जलवायु परिवर्तित हो रही है तो एक साथ इतनी बड़ी सभ्यता कैसे खत्म हो सकती है, ठीक है। तो वो सब कहे गए हैं। माधव स्वरूप वस्त क्या कहते हैं, नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया। अभी भी नदियां मार्ग परिवर्तित करती हैं। जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं उनमें जल बहाव के कारण वो इधर उधर चली जाती हैं। जैसे ही बारिश ज्यादा होगी तो वो अपने मार्ग को बदल लेती है। जैसे कोसी नदी बिहार का सोख के ही जाती है, ठीक वैसी दामोदर नदी बंगाल का सोख। तो वो क्योंकि अपना मार्ग बदल लेती है, तो उस समय भी मार्ग बदला होगा, जिसकी वजह से बाढ़ आई होगी या फिर ऐसी कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से अकाल भी पड़ा होगा। और उन अकाल, बाढ़ और इन सारी कंडीशन से लोग मर गए होंगे, त्राही तराही होगी होगी और ये सभ्यता नष्ट होगी होगी। तो ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में ऐसा बोला जा रहा है। साहिनी क्या कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन आया, कि जल में जल इतना ज्यादा हो गया कि उसमें सब डूबता चला गया, तो ऐसा बोल रहे हैं। एयर सर्विस बोल रहे हैं कि संसाधनों की। अब देखो यहाँ तक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना ही रखना है। बाकी को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। कहानी भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन। एयर सर्विस बोल रहे हैं कि संसाधनों की कमी हो गई थी, वनों का कटाव हुआ था, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और पारिस्थितिक असंतुलन हो गया था। ये तर्क थोड़ा सा माना जाता है कि अच्छा है, कि जो संसाधन थे उनकी कमी होगी। संसाधन मतलब वही, जैसे जमीन से पानी निकलता है, तत्व निकलते हैं, तो वो कम हो गए थे। लेकिन अभी अगर हम देखा जाए, इसका खंडन किया जाता है कि यदि वो तत्व उस समय कम हो गए थे तो अभी तक कैसे बरकरार है, अभी तक संसाधन कैसे चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इसको छोड़ दिया जाता है। वनों का इस तरह से कटाव हुआ बसाने के लिए, बस्तियां बनाने के लिए, कि वन ही वन कटते चले गए, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया। और हमारा जो एक फूड चेन है और ये सब नहीं बन पाया, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो गया। लेकिन इस तरह का भी खंडन किया जाता है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो वन तो अभी भी काटे जा रहे हैं, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो, हालांकि इन्होंने ऐसा कहा है, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो डीडी कौशाम्बी ये बोल रहे हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई या कर ली गई। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो में, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सॉरी, कि
यहाँ से इसका नाम ही है मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला है तो यहाँ से बड़ी संख्या में नरकंकाल मिले हैं। और नरकंकाल मिले हैं तो मतलब बहुत सारी यहाँ पर मौतें एक साथ सामूहिक रूप में हुई हैं, लेकिन यहाँ से कब्र नहीं मिली है। ठीक है, तो इस आधार पर ये बोल रहे हैं कौशाम्बी साहब कि यहाँ पर लोगों ने सामूहिक रूप से आग लगाकर हत्या कर ली और उसी में धीरे धीरे शहर तबाह हो गया। तर्क का खंडन किया जाता है कि ये एक ही शहर तो खत्म हुआ, बाकी कैसे हो गए, पूरी सभ्यता कैसे खत्म होगी। तो ये हो जाता है। कैनेडी बोलते हैं प्राकृतिक आपदा ही है, महामारी, जैसे अभी भी कोविड आ गया है, कोविड से मौतें हुई हैं, तो ऐसी मौत मतलब महामारी आई होगी। हमें मोहनजोदड़ो शहर से कुछ प्रमाण भी मिले हैं कि कुछ महामारी टाइप के, लेकिन वो किसी एक खास जगह या दो तीन जगह आ गई होगी, पूरी सभ्यता में कैसा ही तो पूरी तरह से नहीं माना जाता। लेम्ब्रिक बोल रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो गई थी जिस वजह से ये लोग सरवाइव नहीं कर सके, है ना। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जनसंख्या वृद्धि अभी भी बहुत तेजी से हो रही है, तो अभी भी ऐसा हो सकता है। तो ये अलग अलग लोगों के तर्क हैं, लेकिन इन सभी में जो सही माना जाता है, सर्वमान्य है, वो है बाढ़। और ये किसने बताया ऐसा पूछा जाता है तो ऐसा राव, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल, तीनों का। ठीक है, बाकी उसके अलावा लैम्ब्रिक ने जनसंख्या वृद्धि बताया, कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा महामारी, कौशाम्बी ने मोहनजोदड़ो में सामूहिक हत्या, सामूहिक मृत्यु, एयर सर्विस ने संसाधनों की कमी, वनों का कटाव और पारिस्थितिकी असंतुलन, साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन, जलफलवन, माधुस्वरूप बस ने नदियों का मार्ग में बदलाव, अमलानंद घोष और आर एन स्टाइल ने जलवायु परिवर्तन, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड ने विदेशी और आर्यों का आक्रमण, जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता, भूकंप और बाढ़। उसके अलावा जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस आर राव ने बाढ़ को माना। और सर्वमान्य तथ्य यही है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पतन कि किन कारणों से हुआ, वो सभी कारण यहाँ पर मैंने आपको एक साथ इकट्ठा करके दे दिए हैं। इसके अलावा आता है कि यहाँ पर जब ये किसी भी कारण से अगर बाढ़ आई है तो उसके कारण ही अगर ये सब हुआ है, इसका पतन हो गया, तो यहाँ के सभी लोग कहाँ चले गए। तो इसके बाद भी कुछ संस्कृतियां बची हुई रह जाती हैं, उनके अलग अलग पैटर्न मिलते हैं, अलग अलग तरीके से वो लोग जीते हैं। तो वो संस्कृतियां कौन सी हैं वो देखते हैं। तो बाड़ा संस्कृति, इस संस्कृति के बारे में आपको ये याद रखना है, बाड़ा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो तीनों अवस्थाओं में हमें मिलती है। यानी कि हड़प्पा, सिंधु घाटी अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इससे पहले भी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से, इसके बाद भी मिलती है और इस समय पर भी मिलती है। मैंने बताया था कि बाड़ा संस्कृति है कहाँ पर, पंजाब में, पाकिस्तान के, और किस जगह पर है। तो पहले एक बाड़ा गांव हुआ करता था, उस गांव ने डेवलप किया, उसके आसपास वाले गांव जो हैं धीरे धीरे वहां से बाजार बनाया, किसको, बाड़ा को। और बाड़ा धीरे 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 तब्दील हो गया हड़प्पा जैसी जगह में। ठीक है, अब ये हड़प्पा जो बन जाता है तो बाड़ा पहले ग्रामीण बस्ती, फिर हड़प्पा जैसी नगर, और फिर से बाड़ा संस्कृति फिर से आ जाती है। तो हड़प्पा के बाद भी ये संस्कृति बची हुई रहेगी, यहाँ पर कुछ लोग थे जो रहते थे, उनका अपना कल्चर था। तो इसको बोलते हैं बाड़ा संस्कृति। कहाँ, पंजाब पाकिस्तान में, मैप पर अभी करेंगे लोकेट। इसके अलावा कब्रिस्तान एच संस्कृति, मैंने बताया कि हड़प्पा वाली जगह से, हड़प्पा के आसपास वाली जगह से एक कब्रिस्तान एच मिला है। कब्रिस्तान R37 क्या है वहाँ के स्थानीय लोगों का, लेकिन कब्रिस्तान एच संस्कृति क्या था, तो वो था जो बाहर से लोग आए थे उन लोगों की कब्रें। ठीक, ये भी कहाँ, पंजाब पाकिस्तान, मतलब वही हड़प्पा वाली जगह। तो ये कभी का है झूकर संस्कृति, और कहाँ पर मिली है, झूकर झांगर, इनको साथ में बोला जाता है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वैसे ही झूकर और झांगर एक आसपास वाले जगह है, ये बताऊंगा अभी कहाँ पर है। तो सिंध ये पाकिस्तान में, और ये राजस्थान भारत में। ठीक है, तो ये झूकर इधर साइड में और झांगर इधर साइड में। दोनों संस्कृतियां कब की हैं ये ध्यान रखना है। हमसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी संस्कृति किस समय की है। तो झूकर झांगर कब की संस्कृति है, ये हड़प्पा काल की संस्कृति ना होकर हड़प उत्तर हड़प्पा की संस्कृति है, हड़प्पा के बाद की संस्कृति। ठीक है, तो झूकर झांगर होगी। चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति, तो लाल मृदभांड होते थे हड़प्पा समय के, और वो लोग जो बचे रह गए वो चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति के नाम से। ये रंगपुर गुजरात और कहाँ पर, भारत में। ठीक है, रंगपुर वाली जो जगह है, रंगपुर क्या है, रंगपुर भी एक नगर है कहाँ का, हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का नगर है।
लेकिन उत्तर हड़प्पा सभ्यता का, उसमें जो कल्चर है वो है लाल चमकीले मृद भांडों का। इस बात को ध्यान रखना है। मतलब मृद भांडों के आधार पर, मैंने पहले बताया था जब मृद भांड बताए थे, तो मृद भांडों के आधार पर उनका कल्चर देखा जाता है अलग अलग, कि अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। तो ये वही है गेरुवर्णी मृद भांड। देखो, लाल मृद भांड, लाल रंग के बर्तन, और गेरू रंग के बर्तन। कैसे? ऑर्च कलर्ड पोर्ट्री, OCP। इसको ध्यान रखना है, गेरू वर्णी। OCP कहाँ की विशेषता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। कहाँ की है? उत्तर हड़प्पा की विशेषता। और कहाँ से मिला है? ये गंगा यमुना का जो दोआब है, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब इससे एक और चीज पता चलती है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्तर प्रदेश में कहाँ, उत्तर प्रदेश में जो सबसे पूर्वतम स्थल है वो कौन सा है? आलमगीरपुर। लेकिन ये बात चल रही है गंगा यमुना के दोआब की। उस आलमगीरपुर, मेरठ से भी पूरब की तरफ ये लोग बढ़ने लगे थे। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों का जो कल्चर था, जो हड़प्पा सभ्यता थी, जैसे ही ये खत्म होगी तो धीरे 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 लोग भारत की तरफ फैलने लगेंगे, वहां से हटके। ठीक है, ये इस बात का प्रमाण है। तो यहाँ पर कैसी? लाल चमकीला लाल मृदभांड गुजरात साइड में, और गेरो वर्णी मृदभांड कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के दोआब में है, गंगा यमुना के दोआब में। एक है धूसर मृदभांड संस्कृति, यानी कि ग्रे, ग्रे कलर के बर्तन, ग्रे वेयर, ग्रे पोर्ट्री। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है? ये भी गंगा यमुना के दोआब में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गेरुवर्णी और घुसर, दो तरह के मृदभांड है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, चित्रित घूसर मृदभांड। घूसर ग्रे, ग्रे वेयर्स पर, ग्रे पोर्ट्री पर चित्र बनाने की कला, ये किसी और समय की है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ की विशेषता नहीं है। इसके अलावा ताम्र निधि संस्कृति, जहां पर तांबा बहुत निधि का मतलब खजाना, तो जहां तांबा खजाने की तरह था, ऐसी संस्कृति कहाँ? गंगा यमुना का दोआब, और दोआब उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये तीन संस्कृतियां आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, गेरुवर्णी, धूसर, और तीसरी ताम्र निधि। ठीक है, ये हो जाती है। एक ताम्र पाषाण संस्कृति है। तांबा और पाषाण पहली बताया था मैंने, ताम्र पाषाण समझाते हुए कि ये हड़प्पा वाले समय में भी थे, हड़प्पा से पहले भी, और हड़प्पा के बाद में भी। भारत में हड़प्पा के बाद के बहुत सारे स्थल हमें ताम्रपाषाण संस्कृति के मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर? बनास, मालवा और जोरवे, राजस्थान, मालवा और महाराष्ट्र में। इसको मैं डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, किसमें? ताम्रपाषाण संस्कृति में, ताम्रपाषाण सभ्यता में। ठीक है, अगर नहीं देखा हो लिंक मिल जाएगा, देख लेना, या फिर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख लेना, या फिर एप्लीकेशन पे सारी सीक्वेंस में है तो देख लेना। ठीक है, तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति, इसे डिटेल में मैंने समझा दिया है। ताम्रपाषाण को तांबे का पत्थर के साथ में प्रयोग, बनास, मालवा और जोरवे में, यानी कि राजस्थान, राजस्थान, मालवा और महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति है महाराष्ट्र की, मालवा मालवा क्षेत्र की, और बनास राजस्थान की। ठीक है, एक एक करके इन्हें मैप पर और लोकेट कर लेते हैं। ठीक, समझ आ जाएगा। तो मैप पर लोकेट करने के लिए देखो, सबसे पहले कहाँ से चलेंगे? बाड़ा, कब्रिस्तान, एच, धूखर और झांगर, ये चार क्षेत्र देखते हैं मैप पर। चलिए, तो यहाँ ये भारत है, नक्शा दिख रहा होगा। ये वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का। इधर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, तो ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में, इस जगह, ये कौन सा शहर था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर। तो ये जो हड़प्पा है, उस हड़प्पा वाली जगह पहले हुआ करता था बाड़ा, बाड़ा गांव। फिर उसके बाद, मतलब इसी के आसपास वाला क्षेत्र, आसपास की बात है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आसपास से वो बढ़ते बढ़ते नगर बना, कौन सा? हड़प्पा। फिर दोबारा जब हड़प्पा खत्म हो जाता है, प्रलय आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, जैसे कोविड के बाद वापस गाँव को लौट गए, तो फिर से कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, और वो जो संस्कृति रह जाती है उसे भी बोला जाता है बाड़ा। तो वो कहाँ पर है? इस जगह। दूसरा आता है कौन सा? झूकर झांगर। तो ये वाली, यही पंजाब में बोला गया झूकर को भी, तो ये वाली जगह झूकर, ये, और ये राजस्थान में झांगर। ठीक है, झूकर और झांगर एक बार मैं दिखा देता हूँ। झूकर और झांगर, तो पाड़ा, झूकर झांगर, कब्रिस्तान, HB। तो देखो, सॉरी, झुकर और झांगर, कब्रिस्तान H छूट गया है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ तो हो जाता है कौन सा? बाड़ा। उसके बाद यहीं पर हो जाता है कब्रिस्तान H। ठीक,
उसके बाद आता है झूकर, सॉरी यहाँ पर सिंध में ये झूकर, और इधर राजस्थान में झांगर, झूकर झांगर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ गंगा यमुना के दोआब में। तो ये सभ्यता कैसे थी, ये सभ्यता थी इस तरह से, ये पश्चिमतम पूर्वतम बिंदु, ये उत्तरतम बिंदु, ये दक्षिणतम बिंदु तैमाबाद, और यहाँ पर सुतका गैंडोर, ये इसका पश्चिमतम बिंदु, ये सभ्यता थी फैली हुई। लेकिन अब क्या है, ये हड़प्पा के बाद के जो जगह है वो इधर यहाँ तक आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक आ रही हैं तो वो तीन जगह हैं, एक गेरूवर्णी मृदभांड, एक घूसर मृदभांड, और एक ताम्र निधि। ये तीनों आपने देखे, ये गेरूवर्णी, घूसर और ताम्र निधि। एक बार इन्हें देख लेते हैं। अ, गेरूवर्णी, सॉरी, गेरूवर्णी, घूसर और ताम्र निधि, ये तीन हो जाते हैं। एक यहाँ पर, कहाँ पर, गुजरात में आता है, कौन सा, गुजरात के रंगपुर में, गुजरात के रंगपुर में है चमकीले लाल मृदभांड। तो अंतर याद रखना है। तो चमकीले लाल मृदभांड कहाँ पर है, गुजरात के रंगपुर में, ठीक है। तो अब इन्हें एक बार सभी को देख लेते हैं। उसके अलावा ताम्र पाषाण वाली सभ्यता डिटेल में मैंने समझाई हुई है, एक बार उसे भी दिखा देता हूँ। तो कौन कौन से, एक बार माइंड में आप लोग छाप लें कैसे कैसे है ये। पाड़ा संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति, झूकर झांगड़ संस्कृति, आसपास वाले हैं झूकर झांगड़, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पर गेरूवर्णी मृदभांड, घूसर मृदभांड, उसके अलावा ताम्र निधि। यहाँ पर आते हैं तो लाल चित्र, सॉरी लाल मृदभांड, लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति। यहाँ पर था जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ था बनास संस्कृति राजस्थान में, और यहाँ मालवा के क्षेत्र में ये था मालवा संस्कृति। तो ये संस्कृतियां हमारी कौन सी हैं, ये संस्कृतियां हैं हमारी उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियां। एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज हमने पतन को देख लिया है, और उसके बाद किस किसने क्या क्या कहा, और उसके बाद हमने यहाँ पर इन संस्कृतियों को देख लिया जो हड़प्पा के भी बाद में मिली। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता समाप्त, हड़प्पा सभ्यता की सीरीज समाप्त, छुटकारा मिल गया होगा आप लोगों को। अब हम करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जितना, आज कुछ ज्यादा नहीं था, आज को केवल फैक्ट्स को हमने कवर किया है ज्यादा ज्यादा। अब से पहले लॉजिकली बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, क्योंकि इसलिए ये जल्दी से कवर कर लिया। चलिए मिलते हैं वैदिक सभ्यता के साथ में, और चीजें लॉजिकल अच्छी लग रही हैं और समझना है तो इसे लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए, और सब लोग जुड़ जाइए और बाकी को भी जोड़िए। बस इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।